नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए उस महान इंसान की कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ शिकारी नहीं थे, बल्कि एक नेक दिल इंसान थे, जिन्होंने अनेकों बार अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई और जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए अपनी बेमिसाल भूमिका निभाई, जिनका नाम है जिम कॉर्बेट जी। आज हम उन्हीं की लिखी बेहद खौफनाक कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है चंपावत की आदमखोर बाघिन। एक ऐसी खूंखार बाघिन जिसने 436 इंसानों को मार डाला था और चंपावत के आसपास के सभी गांवों में दहशत फैला दी थी। आज हम आपको ले जा रहे हैं उस खौफनाक दौर के अंदर, जहां आप भी बिल्कुल उसी खौफ को महसूस करेंगे जो उस वक्त उन लोगों ने किया होगा। अगर आप ऐसी ही खतरनाक जंगलों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी सच्ची शिकार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चंपावत की आदमखोर बाघिन, अंतिम और दूसरा भाग। जहां पर पहला भाग खत्म हुआ था, वहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोली के बाकी लोग गांव की तरफ वापस भागे, और जैसा कि पता ही था कि बंगले में थे कि बाघिन अचानक प्रकट हुई और उनमें से एक 16 वर्ष की लड़की को पकड़ लिया। और उन्होंने तुरंत एक आदमी जिम कॉर्बेट को खबर देने के लिए रवाना कर दिया गया। जिम कॉर्बेट जिस आदमी से बात कर रहे थे, उसकी पत्नी भी उस टोली में थी, और उसने एक पहाड़ी के स्कंद पर खड़े उस वृक्ष की ओर संकेत करते हुए दिखाया जहां बाघिन ने लड़की को पकड़ा था। टोली में से किसी ने पलटकर यह नहीं देखा कि बाघिन अपना शिकार उठाकर ले जा रही है या नहीं, और यदि ले जा रही है तो वह किस दिशा में लेकर गई है। भीड़ को यह समझाकर कि वे कोलाहल न करें और जिम कॉर्बेट के वापस आने तक गांव में ही रहें, जिम कॉर्बेट उस वृक्ष की दिशा में आगे बढ़े। यह भूमि अच्छी तरह खुली हुई थी, और यह समझना मुश्किल था कि बाघिन जितने बड़े आकार कोई जानवर बिना किसी को दिखाई दिए 12 लोगों के पास पहुंच जाए और उसके आने की किसी को भनक भी न लगे, जब तक कि दम घुटने के कारण उस लड़की की आवाज से उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित न हो गया हो। लड़की को जहां बाघिन ने मारा था, उस जगह रक्तस्राव का निशान बन गया था, और उसके पास ही इसी चमकीले लाल स्राव से भिन्न चमकीली नीली गुड़ियों का टूटा हुआ माला पड़ा था, जो उस लड़की ने पहले पहना था। इस जगह से पहाड़ी स्कंद का चक्कर लगाता रास्ता ऊपर की ओर जाता था। बाघिन द्वारा अपनाया गया रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके एक तरफ रक्त के बड़े बड़े धब्बे पड़े थे जहां लड़की का सिर लटका हुआ था, और दूसरी तरफ उसके पैरों के घिसटते जाने की लीक बनी हुई थी। आधा मील ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने पर जिम कॉर्बेट को उस लड़की की साड़ी और पहाड़ी के मस्तक पर उसकी चोली पड़ी मिली। एक बार फिर बाघिन नंगी स्त्री को लेकर जा रही थी, परंतु इस बार दयापूर्वक। इस बार उसका बोझ मृत स्त्री का था। पहाड़ी के मस्तक पर यह मार्गोशकंठ कंटीले आड़ू की झाड़ी के बीच से होकर जाता था, जिसके कांटों में लड़की के चमकीले काले बालों के कुछ गुच्छे उलझकर फंस गए थे। इससे आगे बिच्छू बूटी की क्यारी थी, जिसमें से होकर बाघिन आगे गई थी। जिम कॉर्बेट इस अड़चन से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें अपने पीछे किसी की पदचाप सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो राइफल लिए एक आदमी उनकी तरफ ही आ रहा था। जिम कॉर्बेट ने पूछा कि उनके पीछे पीछे क्यों आए, जब उन्होंने गांव में सभी को कह दिया था कि गांव छोड़कर कोई कहीं न जाए। उसने बताया कि तहसीलदार ने उसे जिम कॉर्बेट के साथ जाने का आदेश दिया है, और हुक्म उर्दूली करने में उसे डर लगता है। वह उस हुक्म को पूरा करने पर तुला हुआ था। जिम कॉर्बेट को लगा कि उससे बहस करना मूल्यवान समय की बर्बादी होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने भारी बूट उतार देने के लिए कहा, जिन्हें वह पहने हुआ था, और जब उसने झाड़ी में उन्हें छिपा दिया तो जिम कॉर्बेट ने उसे बिल्कुल पास पास रहने और पीछे की तरफ पूरी चौकसी रखने की सलाह दी। जिम कॉर्बेट बहुत ही पतला जुराब, निक्कर और रबर के तल्ले वाले जूते पहने हुए थे,
और चूंकि बिच्छू बूटी से बचकर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए बागिन की तरह उसमें से होकर ही आगे बढ़े, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। बिच्छू बूटी के बाद रक्त की लीक बाईं तरफ मुड़ गई थी और सीधी बहुत खड़ी चढ़ाई वाली चट्टान पर दिखाई पड़ी, जिस पर घनी परनांग फर्न और रिंगाल बांस लगा हुआ था। उसे नीचे 100 गज चलकर रक्त की लीक सांकरे और बहुत जलवां जलमार्ग में पहुंच रही थी, जिसके नीचे बागिन बहुत कठिनता से ही गई होगी, जैसा कि उससे उखड़े पत्थरों और मिट्टी से दिखाई दे रहा था। इस जलमार्ग के किनारे से जिम कॉर्बेट 5 या 600 गज तक चलते ही रहे। जितना वे आगे बढ़ते जा रहे थे, उनका साथी उतना ही ज्यादा परेशान हो रहा था। दर्जनों बार उसने उनका हाथ पकड़कर आंसुओं से भरी आवाज में उनके कान में फुसफुसाया कि उसे इधर या उधर या पीछे की तरफ ही बागिन की आवाज सुनाई दे रही है। पहाड़ी से लगभग आधे तक उतरने पर वे लगभग 30 फुट ऊंचे बड़े चट्टानी शिखर पर जा पहुंचे, और चूंकि उस व्यक्ति को अब तक नरभक्षी शिकार का उतना काफी आनंद आ चुका था जितना वह सह सकता था, जिम कॉर्बेट ने उसे चट्टान पर चढ़ जाने और उनके वापस आने तक उसी पर टिके रहने का आदेश दिया। बड़ा खुश होकर वह उस पर चढ़ गया, और जब वह शिखर पर पहुंचा और वहां से संकेत किया कि मैं एकदम ठीक हूं, फिर जिम कॉर्बेट नीचे जलमार्ग के सहारे आगे बढ़ने लगे, जो चट्टान का चक्कर लगाकर आगे 100 गज तक सीधा जाकर एक गहरे खड्ड में मिलता था, जो बाईं तरफ से वहां पहुंचता था। उनके संगम पर एक छोटा सा कुंड था, और जब जिम कॉर्बेट वहां पहुंचे तो उन्हें जलाशय की अपनी ओर रक्त के कुछ धब्बे दिखाई दिए। उस लड़की को बाघिन सीधे इस स्थान पर लेकर आई थी, और जिम कॉर्बेट के आगमन ने उसके भोजन में विघ्न डाल दिया था। गहरे पगचिह्नों के चारों तरफ हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। पगचिह्नों में रंगीन जल धीरे धीरे रिसता जा रहा था। कुंड के किनारे पर एक वस्तु पड़ी थी, जिसे जलमार्ग पर नीचे पहुंचने पर देखकर जिम कॉर्बेट समझ नहीं पाए थे, परंतु अब देखा तो वह मानव की टांग का टुकड़ा था। नरभक्षियों के बाद के वर्षों में किए गए शिकारों में जिम कॉर्बेट ने उतनी दर्दनाक कोई वस्तु नहीं देखी जितनी वह टांग, जिसे घुटने से कुछ नीचे का मांस तोड़कर इस तरह सफाई से अलग किया गया था जैसे कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसे काटा गया हो, जिससे गर्म रक्त अभी भी टपक रहा था। उस टांग को देखकर जिम कॉर्बेट बागिन के बारे में बिल्कुल भूल ही गए थे। एकाएक उन्हें अनुभव हुआ कि वे बड़े भारी खतरे में हैं। जल्द ही उन्होंने राइफल का कुंदा जमीन पर टिकाया, दोनों उंगलियां उसके घोड़ों पर रख दी, और जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया तो अपने सामने के 15 फुट ऊंचे तट पर कुछ मिट्टी डलवां पार्श्व से नीचे की ओर लुढ़कती और जल कुंड में आकर गिरती देखी। नरभक्षी का शिकार करने के काम में तब जिम कॉर्बेट अभी नौसिखिए थे, अन्यथा आक्रमण किए जाने के प्रति अपने को उन्होंने इस तरह खुला न डाल दिया होता जैसा उन्होंने कर डाला था। अपनी राइफल को ऊपर उठा देने की तत्काल क्रिया ने संभवतः उनकी जान बचाई, और बागिन ने छलांग लगाना रोककर या बचने के लिए मुड़ने पर तट के शीर्ष भाग की कुछ मिट्टी उखाड़ दी। तट हलवा था और उस पर सरक सरक कर चढ़ा नहीं जा सकता था, और ऊपर पहुंचने का एकमात्र तरीका भागकर चढ़ना था। थोड़ी दूर जलमार्ग पर पहुंचकर जिम कॉर्बेट नीचे की तरफ दौड़े। बीच में कुंड पड़ा और दूसरी तरफ काफी दूरी तक चले गए और एक छाड़ी पकड़कर दूसरे किनारे पर चढ़ गए। स्ट्रोबाइलैंथ्स की क्यारी, जिसकी मुड़ी डंडियां धीरे धीरे फिर से सीधी खड़ी हो रही थीं, ये दिखा रही थी कि कहां से और कैसे कुछ देर पहले बागिन वहां से होकर गुजरी थी, और उससे कुछ दूर आगे जाकर एक बड़ी हुई नीचे लटकती चट्टान थी जहां उसने अपना मारा हुआ शिकार रखा था जब वह जिम कॉर्बेट पर नजर डालने आई थी। अपना शिकार लड़की को ले जाते समय उसका रास्ता अब कई एकड़ क्षेत्र में फैले हुए चट्टानी वीराने से होकर जा रहा था, जहां से होकर जाना कठिन और खतरनाक दोनों ही था। चट्टानों के बीच में पड़ी दरारों और गर्तों पर परनांग फर्न और कृष्णबदरी की बेलों ने आवरण डाला था, और एक गलत कदम से किसी का कोई भी अंग बड़ी आसानी से टूट सकता था।
बल्कि घातक भी सिद्ध हो सकता था। ऐसी दशा में आगे धीरे धीरे ही बढ़ा जा सकता था, और इसका लाभ उठाकर बागिन भोजन करने में लगी हुई थी। दर्जनों बार जिम कॉर्बेट ने देखा कि उसने कहां कहां विश्राम किया था, और प्रत्येक विश्राम के बाद रक्त की लीक अधिकाधिक स्पष्ट होती चली गई थी। उस बागिन द्वारा मारा गया वह 436वां मानव शिकार था, और भोजन करते समय बचाव टोलियों द्वारा विघ्न डाले जाने की वह काफी अभ्यस्त हो चुकी थी। परंतु जिम कॉर्बेट का ख्याल है कि पहली ही बार ऐसा हुआ था कि उसका पीछा इतनी तत्परता से किया जा रहा था, और वह गुर्रा गुर्रा कर अपनी नाराजगी प्रकट करने लगी थी। बागिन की गुर्राहट को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी ही परिस्थिति में हो जिसमें जिम कॉर्बेट थे। चारों तरफ चट्टानें, बीच में घनी वनस्पतियां, और प्रत्येक पग को जांच जांच कर रखने की आवश्यकता, ताकि अनदेखे गड्ढों और गुफाओं में सीधा सिर के बल गिरने से बचा रहे। जिम कॉर्बेट आप लोगों से, जो अंगीठी के पास बैठकर ये वृत्तांत पढ़ रहे होते, ये आशा नहीं करते कि उनकी उस समय की भावनाओं को आप पूरी तरह समझ पाएंगे। गुर्राहट की आवाज और आक्रमण की आशंका ने उन्हें पूरे तरीके से डरा दिया था, पर उसके साथ साथ उन्हें कुछ आशा भी दिखाई दे रही थी। यदि बागिन को जरूरत से ज्यादा क्रोध आ गया और वह आक्रमण कर बैठी, तो उससे जिम कॉर्बेट को वह उद्देश्य पूरा करने का अवसर मिल जाएगा जिसके लिए वे वहां आए थे। बल्कि उसने जो दुख और कष्ट लोगों को दिए थे, उनका पूरा पूरा बदला वे उससे ले पाएंगे। किंतु उसका गुर्राना एक संकेत भर निकला, और जब उसे पता चला कि वह जिम कॉर्बेट को डरा कर दूर करने के बजाय उल्टे उन्हें जल्दी जल्दी अपने निकट पहुंचा रही है, तो उसने गुर्राना ही बंद कर दिया। उस बागिन के पीछे लगे हुए जिम कॉर्बेट को 4 घंटे से अधिक हो गए थे। हालांकि उन्होंने बार बार अधो वनस्पतियों को हिलते डुलते देखा, उन्हें उसकी खाल का रोना तक भी दिखाई नहीं दिया, और सामने के पहाड़ी पार्श्व पर ऊपर जाती छायाओं पर पड़ी दृष्टि ने उन्हें चेता दिया कि यदि अंधेरा होने से पूर्व गांव पहुंचना है तो अभी लौट जाना चाहिए। कटी हुई टांग किसी हिंदू की होगी, और उसका कुछ भाग अंतिम संस्कार के लिए चाहिए। इसलिए जलकुंड के पास से गुजरते हुए जिम कॉर्बेट ने वहां एक गड्ढा खोदा, और वह टांग उसमें गाड़ दी, जहां वह बाघिन से सुरक्षित बची रहेगी और जरूरत पड़ने पर खोद कर निकाली जा सकेगी। जिम कॉर्बेट को देखकर चट्टान पर बैठा उनका साथी आश्वस्त हो गया। लंबे समय तक उनकी अनुपस्थिति और बाघिन के गुर्राने से जो कुछ उसने सुना था, उसे यकीन हो गया था कि बाघिन ने अपना दूसरा शिकार मार डाला है। और उसकी कठिनाई ये थी, जैसा उसने साफ साफ स्वीकार किया था, कि उसे अकेले ही गांव में लौटकर जाना पड़ेगा। जब वे लोग पहाड़ी से उतरकर जलमार्ग की तरफ जा रहे थे, तब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि एक डरे हुए व्यक्ति के, जिसके पास भरी हुई बंदूक हो, आगे आगे चलने से अधिक खतरे की कोई बात होती है या नहीं, उन्हें मालूम नहीं। परंतु उन्होंने अपनी ये राय उस समय बदल दी जब वे उसके पीछे चल रहे थे और वह फिसल कर गिर पड़ा, और जिम कॉर्बेट ने देखा कि उसकी 50 बोर वाली परिवर्तित बंदूक की नाल का मुंह किस तरफ था। उसकी बंदूक पर सेफ्टी कैच भी नहीं था। उस दिन से, सिवाय एक अपवाद के जब इब्रेटसन उनके साथ थे, जिम कॉर्बेट ने यह पक्का नियम बना लिया कि नरभक्षी को मारने के लिए वे अकेले ही जाएंगे, क्योंकि यदि साथी बिना हथियार लिए हो तो उसकी सुरक्षा करना मुश्किल होता है, और यदि वह हथियारबंद हो तो अपनी रक्षा कर पाना उससे भी कहीं अधिक मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर, जहां उस आदमी ने अपने बूट छिपा कर रखे थे, जिम कॉर्बेट सिगरेट पीने लगे और अगले दिन की योजना पर सोचने लगे। अपने मारे हुए शिकार का बचा भाग बाघिन रात में समाप्त कर देगी, और ये पक्की बात है कि अगले दिन वह चट्टानों के बीच कहीं लेटकर आराम करेगी। बाघिन जिस जगह थी, वहां पीछा करके उसका पता लगा पाने की जिम कॉर्बेट की उम्मीद बहुत क्षीण थी, और यदि बिना गोली चलाए उन्होंने उसे किसी तरह हड़का दिया तो वह ये जगह छोड़कर कहीं और चली जाएगी, और उनका संबंध ही उससे टूट जाएगा। इसलिए
यदि कुछ लोग मिल सके तो हांका करना ही एकमात्र उपाय है। जिम कॉर्बेट विस्तृत पहाड़ी के प्रेक्षागृह थिएटर के दक्षिणी छोर पर बैठे थे, जहां से दूर तक किसी परती का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। पश्चिम से आते हुए एक नाले ने मिट्टी काट काट कर नीचे अपना रास्ता बनाते हुए उस प्रेक्षागृह के आर पार एक घाटी बना दी थी। नाले के पूर्वी भाग में ठोस चट्टान खड़ी थी और उत्तर की तरफ मुड़कर एक सौकरे खड्ड द्वारा प्रेक्षागृह को छोड़ दिया गया था। उनके सामने वाली पहाड़ी, जो लगभग 2000 फुट ऊंची होगी, छोटी घास से ढकी हुई थी, जिस पर बीच बीच में चीड़ वृक्ष उगे हुए थे। पूर्व की तरफ पहाड़ी का ढलान इतना तीखा था कि उस पर घुड़ल को छोड़ कोई दूसरा जानवर जा नहीं सकता था। यदि जिम कॉर्बेट को इस बार की पूरी लंबाई नाले से लगाकर अधिक तीखी पहाड़ी तक के लिए काफी आदमी मिल जाए और वे बागिन को बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर दें, तो उसके वापस लौटने का रास्ता इस संकरे खड्ड से होकर ही जाएगा। ये मानना उचित है कि हांका बहुत मुश्किल था, क्योंकि उत्तराभिमुख तीखा ढलानदार पार्श्व जिस पर जिम कॉर्बेट ने बागिन को छोड़ा था, घने जंगल से ढका हुआ था और मोटे तौर पर लगभग 1.25 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। तथापि यदि वे हांके वालों से अपने अनुदेशों का पालन करा सके, तो बागिन पर गोली चलाने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर मिल जाएगा। तहसीलदार गांव में जिम कॉर्बेट की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने सारी स्थिति उसे समझाई और जितने अधिक मिल सके उतने आदमी तुरंत इकट्ठा करने और उस वृक्ष पर आकर 10 बजे उनसे मिलने के लिए कहा, जहां उस लड़की को बागिन ने मारा था। पूरी कोशिश करने का वचन देकर तहसीलदार चंपावत चला गया और जिम कॉर्बेट पहाड़ी चढ़कर बंगले में जा पहुंचे। सुबह अगले दिन पौ फटते ही जिम कॉर्बेट जग गए। पर्याप्त भोजन करके उन्होंने अपने आदमियों को सामान बांधने और चंपावत में उनकी प्रतीक्षा करने को कह दिया और नीचे उस जमीन पर एक बार फिर नजर डालने के लिए चल पड़े जहां वे हांका कराना चाहते थे। उन्हें अपनी बनाई योजना में कहीं कोई गलती दिखाई नहीं दी और अपने बताए समय से 1 घंटा पहले वे उस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने तहसीलदार को आकर मिलने के लिए कहा था। आदमी इकट्ठा करने में उसे बहुत कठिनाई उठानी पड़ी। इसमें जिम कॉर्बेट को कोई संदेह नहीं था, क्योंकि नरभक्षी का आतंक देहात में काफी गहराई तक जा चुका था और लोगों को अपने घरों का आश्रय छोड़कर मरने के लिए तैयार करने में मामूली फुसलाने से कहीं अधिक कोशिश करनी पड़ेगी। 10 बजे तहसीलदार के साथ आदमी वहां प्रकट हुए और उसके बाद 2-2, 3-3 और 10-10 करके आदमी आने लगे और दोपहर तक 298 लोग वहां इकट्ठे हो गए। तहसीलदार ने यहां घोषणा करा दी थी कि बिना लाइसेंस वाली बंदूकों पर वह देखकर भी कोई ध्यान नहीं देगा और जरूरत होने पर गोली बारूद भी मुहैया कराएगा। जितने हथियार वहां उस दिन दिखाई पड़े, उनसे तो एककर करके एक संग्रहालय बनाया जा सकता था। आदमियों के इकट्ठा होने के बाद उनकी जरूरत भर का गोली बारूद उन्हें मिल जाने पर जिम कॉर्बेट उनको पहाड़ी के मत्थे पर ले गया, जहां उस लड़की की चोली पड़ी हुई थी, और दूसरी तरह की पहाड़ी पर खड़े चीड़ वृक्ष की ओर संकेत करते हुए, जिसकी सारी छाल उस पर बिजली गिरने से झुलसकर उतर गई थी। जिम कॉर्बेट ने उन्हें पंक्तिबद्ध होकर उस घार के किनारे किनारे खड़ा होने को कहा और बताया कि जब वे जिम कॉर्बेट को चीड़ वृक्ष के नीचे रूमाल हिलाते देखें, तो उनमें से जिनके पास हथियार हैं वे अपनी अपनी बंदूक दागे और दूसरे लोग जिनके पास बंदूकें नहीं हैं वे डोल पीटे, चिल्लाएं और चट्टानों को नीचे लुढ़काएं, तथा जब तक जिम कॉर्बेट लौटकर वापस न आ जाए और खुद उन्हें इकट्ठा न कर ले, कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से पर्वत की धार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जब यकीन हो गया कि उपस्थित हुए सभी लोग अनुदेश सुनकर समझ गए हैं, तो जिम कॉर्बेट तहसीलदार को साथ लेकर रवाना हुआ। तहसीलदार ने कहा था कि हांके वालों के साथ रहने के बजाय वह जिम कॉर्बेट के साथ कहीं अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हांके वालों की बंदूकें कभी कभार फट भी सकती हैं, जिससे बहुत से लोग हताहत हो जाते हैं। काफी चक्कर मारने के बाद
जिम कॉर्बेट ने घाटी का ऊपरी किनारा पार किया और सामने वाली पहाड़ी पर पहुंच गया और वहां से जल्दी जल्दी नीचे उतरता हुआ बिजली गिरे चीड़ वृक्ष पर जा पहुंचा। यहां से आगे पहाड़ी का ढलान अधिक तीखा था और तहसीलदार ने जो पेटेंट चमड़े के पतला जूता पहना हुआ था, उसके साथ आगे जाना उसके लिए संभव नहीं था। वह जब अपने पैर में पड़े छालों को आराम देने के लिए अपने अपर्याप्त जूते उतार रहा था, तो पर्वत की धार पर खड़े लोगों ने यह सोचकर कि शायद जिम कॉर्बेट पहले से तय हुआ संकेत देना भूल गया है, अपनी अपनी बंदूकें दाग दी और भारी शोर मचा दिया। खड्ड से अभी जिम कॉर्बेट 150 गज दूर था और ये दूरी तय करने में अगर 1 दर्जन बार उसकी गर्दन नहीं टूटी, तो ऐसा इसी कारण से हो सका कि उसका पालन पोषण ही पहाड़ियों में रहकर हुआ था और उसके फलस्वरूप पहाड़ों पर चढ़ने उतरने में उसके पैर बंदरों की तरह पक्के जम जाते थे। जैसे ही जिम कॉर्बेट दौड़ते हुए पहाड़ी से नीचे पहुंचा, तो देखा कि खड्ड के मुख के पास एक हरी घास का टुकड़ा है और चूंकि उसे अच्छी जगह ढूंढने के लिए समय नहीं था, जिम कॉर्बेट पहाड़ी की तरफ कमर टिकाकर उसी घास पर बैठ गया जिससे होकर वह वहां आया था। घास लगभग 2 फुट ऊंची थी और शरीर का आधा भाग उसमें छिप गया था और यदि वह पूरी तरह बिना हिले डुले रहता तो इतना अच्छा अवसर था कि देखा नहीं जा सकता था। सामने वह पहाड़ी थी जिस पर हांका किया जा रहा था और वह खड्ड जिसकी तरफ आशा थी कि बागिन जाएगी, वह जिम कॉर्बेट के बाएं कंधे के पीछे था। पर्वत की धार पर अफरा तफरी मच गई थी। बंदूकों के साथ जोर जोर से डोल बज रहे थे और सैकड़ों लोग पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे। और जब कोलाहल पूरे जोरों पर था, तो लगभग 300 गज दूरी पर सामने 2 खड्डों के बीच की घासयुक्त ढलान से कूदती हुई बागिन दिखाई दी। वह थोड़ी दूर ही गई होगी कि चीड़ के पेड़ के नीचे खड़े तहसीलदार ने अपनी जगह से ही अपनी शॉटगन से दोनों नलियां उस पर दाग दी। गोली की आवाज सुनकर बागिन तेजी से घूमी और सीधे उसी रास्ते से वापस चली गई जिससे वह आई थी, और जब वह घनी झाड़ियों की ओर से अदृश्य हो रही थी, तो जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल फेंकते हुए हताश हो एक गोली उस पर चला दी। पर्वत की धार पर जमा हुए लोगों ने 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी और अस्वाभाविक नहीं था। निष्कर्ष लगाया कि बागिन मारी जा चुकी है। वे लोग भी अपनी बंदूकों से गोली चलाकर खाली कर दी और आखिरी बार बड़े जोर से चिल्लाए। इधर जिम कॉर्बेट सांस रोककर कोलाहल सुन रहा था, जिसके कारण बागिन पर्वत की धार पर पहुंच जाएगी कि वह सामने बाएं वाले आवरण को एकाएक तोड़कर नाले को एक छलांग में पार करती हुई सीधे उस खड्ड पर जा पहुंची। राइफल से इतनी ऊंचाई पर से गोली चली और वह बागिन एकदम वहीं की वहीं मृतवत खड़ी रह गई। तब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि गोली उसकी कमर में लगी है और पीछे लौटने का रास्ता कट गया, समझकर वह आगे ही बढ़ आई है। वास्तव में उसे गोली ठीक ही मारी गई थी, पर वह उसे थोड़ा पीछे की तरफ लगी थी। सिर नीचे करके वह आधी जिम कॉर्बेट की तरफ मुड़ी, जिसे 30 गज से भी कम दूरी से उसके कंधे का निशाना साधकर गोली चलाने का अच्छा मौका मिल गया। दूसरी गोली लगने पर वह कुछ पीछे हटी, परंतु अपने कान सपाट किए और दांत निकाले अपनी जमीन संभाले वहीं खड़ी रही। इधर जिम कॉर्बेट अपनी राइफल कंधे पर रखकर यह सोचने का प्रयास कर रहा था कि यदि इसने उस पर आक्रमण किया तो उसके लिए क्या करना सबसे सही रहेगा। क्योंकि राइफल खाली हो चुकी थी और उसके पास कारतूस नहीं थे। केवल 3 कारतूस लेकर जिम कॉर्बेट साथ आया था, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसे 2 से ज्यादा गोलियां चलाने का अवसर मिलेगा और तीसरी गोली तो आपत्तिकाल के लिए थी। सौभाग्य से जख्मी बागिन ने पता नहीं क्यों आक्रमण करने के बजाय दूसरा निर्णय लिया। बहुत धीरे धीरे वह मुड़ी, अपने दाएं नाले को पार किया, गिरे हुए कुछ चट्टानों के ऊपर होती हुई ऊंचा चढ़ने लगी, जहां उसे एक उभरा हुआ पुश्ता मिला जो ऊपर की ओर आड़ा और अति ढलवां पहाड़ी को पार करता हुआ उस जगह तक पहुंचता था जहां एक चौड़ी सपाट प्रक्षिप्त होती चट्टान थी। ये चट्टान जहां जाकर पहाड़ी से मिलती थी, वहां एक छोटी झाड़ी ने जड़ें निकाली थी। वहां तक पहुंचकर बागिन ने उसकी शाखाओं की छाल उतारनी शुरू कर दी।
सावधानी को धत्ता बता जिम कॉर्बेट तहसीलदार को अपनी बंदूक लाने के लिए चिल्लाया। जवाब में वे भी उतने ही जोर से चिल्लाए जिसका केवल एक शब्द फीट उसकी पकड़ में आ पाया। अपनी राइफल नीचे रखकर जिम कॉर्बेट पहाड़ी की तरफ दौड़ा। तहसीलदार के हाथों से बंदूक झपटी और दौड़ते दौड़ते वापस आ गया। जब जिम कॉर्बेट नाले पर पहुंचा तो बागिन झाड़ी को छोड़ चुकी थी और उसकी तरफ प्रक्षिप्त होती चट्टान पर बाहर आ गई थी। जब जिम कॉर्बेट उससे 20 गज की दूरी के अंदर आ गया तो उसने बंदूक ऊपर उठाई और ये देखकर डर गया कि उसकी नाल और बीच ब्लॉक में लगभग 3 से 8 इंच का अंतर है। दोनों नलियों में एक साथ गोली चलाने पर बंदूक फटी नहीं थी और संभवतः अब भी नहीं फटेगी, परंतु ऐसा करने में पीछे की तरफ धक्का लगने से अंधा हो जाने का खतरा था। जो भी हो, खतरा तो उठाना ही था। और गुड़िया के बड़े ब्लाब की सीध लेकर, जिसने बागिन के खुले मुंह पर दृष्टि का काम दिया, जिम कॉर्बेट ने गोली चला दी। हो सकता है वह हिल गया हो या बंदूक उस गोली को सही सही 20 फुट दूर फेंकने में असमर्थ रही हो। जो कुछ भी कारण हो, गोली बागिन के मुंह में नहीं लगी और उसके दाहिने पंजे पर जाकर लगी, जहां से बाद में अपने नाखून से जिम कॉर्बेट ने उसे निकाला था। सौभाग्य से वह बागिन अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और पैर पर लगी चोट ही उसे अगले घाट पर पहुंचाने के लिए काफी थी। अपना सिर चट्टान के पार्श्व पर प्रक्षिप्त करके वह अंतिम आराम की अवस्था में पहुंच गई। उस क्षण से जब बागिन ने खड्ड से होकर बाहर जाने के प्रयत्न में आवरण को तोड़ डाला था, जिम कॉर्बेट हांके वालों को लगभग भूल ही गया था कि उसे पहाड़ी पर कुछ दूरी से आती हुई ये चिल्लाहट सुनकर उनके अस्तित्व की याद आई। वह देखो, चट्टान पर पड़ी है, नीचे खींच लाओ और इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। ये सुनते ही जिम कॉर्बेट अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरे लोगों ने भी बागिन को देख लिया था और पहाड़ी के पार्श्व में सभी तरफ से यही चिल्लाहट दोहराई जा रही थी। वह पुश्ता जिससे घायल होकर बागिन प्रक्षिप्त होती चट्टान पर पहुंची थी, सौभाग्य से हांके वालों की तरफ से दूसरी ओर था और ठीक उतना चौड़ा था कि इस पार्श्व में आने के लिए जिम कॉर्बेट इसके पास से अपने को इधर उधर हिला डुला सकता था। जब जिम कॉर्बेट चट्टान पर गया और बागिन पर अपना पैर रखा, ये आशा करते हुए कि वह सचमुच मर चुकी थी, क्योंकि उसके पास उस पर पत्थर फेंककर मरने की सामान्य जांच करने का समय नहीं था, तब लोग जंगल से बाहर निकल आए और बंदूकें, कुल्हाड़ियां, जंग लगी तलवारें और भाले चमकाते खुले में दौड़ते हुए पहुंच गए। जो चट्टान 12 से 14 फुट ऊंची थी, उस पर उनका आगे बढ़ना रुक गया, क्योंकि उसका बाहरी रुख नाले द्वारा जब उसमें बाढ़ आ जाती थी घिस-घिस कर चिकना हो गया था और उस पर नंगे पांव भी कहीं पैर टिकाने की जगह नहीं थी। अपनी भयानक शत्रु को सामने देखकर भीड़ का क्रोध समझा जा सकता था, क्योंकि उन लोगों में एक भी ऐसा नहीं था जिससे उस बागिन को क्षति नहीं उठानी पड़ती। एक आदमी जो पागल हो गया था, उनका नेता बना हुआ था। अपनी तलवार इधर उधर भांजकर चमकाते हुए बार बार चिल्ला रहा था, यही है वह शैतान जिसने मेरी पत्नी और 2 लड़कों को मारा है। जैसे भीड़ के साथ आमतौर पर होता है, ये उत्तेजना जितनी एकाएक भड़क उठी थी, उतनी ही जल्द खत्म हो गई और ये उस व्यक्ति के श्रेय में ही कहा जाएगा जिसकी पत्नी और 2 लड़के मारे गए थे। सबसे पहले उसी ने अपने हथियार रखे। वह चट्टान के पास आया और बोला, अपने दुश्मन को देखकर साहब हम लोग पागल हो गए हैं, पर हमारा यह पागलपन अब दूर हो गया है और हमारा आपसे और तहसीलदार से निवेदन है कि आप हमें क्षमा कर दें। वह बंदूक में से अप्रयुक्त कारतूस निकालकर जिम कॉर्बेट ने बंदूक को बागिन के ऊपर रखकर फिर उसे अपने हाथों में लटका लिया और उसे फिर जमीन पर रखने में सहायता दी। जब जिम कॉर्बेट ने लोगों को दिखाया कि वह चट्टान पर कैसे पहुंचा था, तो लोगों ने बहुत कोमलता से मरे हुए जानवर को नीचे झुकाया और उसे खुली जगह पर ले आए, जहां पूरी भीड़ उसके चारों तरफ जमा होकर उसे अच्छी तरह देख सके। बागिन जब चट्टान पर खड़ी होकर नीचे देख रही थी, तब जिम कॉर्बेट ने ध्यान देकर देखा था कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ी है
और जब उसकी जांच की तो पाया कि उसके मुंह के दाईं तरफ के ऊपर और नीचे के कीले टूटे हुए हैं। ऊपर वाला आधा तो निचला ठीक नीचे हड्डी तक टूटा है। दांतों को यह स्थायी क्षति पहुंचने से, जो गोली लगने का परिणाम था, यह बाघिन अपना स्वाभाविक शिकार मारने में असमर्थ हो गई थी, और यही इसके नरभक्षी बन जाने का कारण था। लोगों ने जिम कॉर्बेट से आग्रह किया कि बाघिन की खाल यकीनन उतारी जाए, और ये कहते हुए कि जब तक उनकी स्त्रियां और बच्चे अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक उन्हें विश्वास नहीं हो पाएगा कि उनका सबसे भयंकर दुश्मन मारा जा चुका है। गांवों में जाकर रात होने तक उसे वहीं रहने देने के लिए उन्होंने जिम कॉर्बेट से निवेदन किया। उसके बाद 2 छोटे पेड़ों को काटा गया और एक एक करके उन्हें बाघिन के दोनों तरफ रखा गया। पगड़ी, कमरबंद और धोतियों से बाघिन को सावधानी और बड़ी मजबूती से बांधा गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन लोगों ने उसे उठाया और तीखे ढलान वाली पहाड़ी की तलहटी की तरफ लिए चल पड़े। लोगों ने बाघिन को पहाड़ी से ऊपर होते हुए लाना पसंद किया, जिससे दूर उनका गांव पड़ता था, बनिस्बत घने जंगल वाली उस पहाड़ी के साथ ऊपर जाने के, जहां अभी अभी उन्होंने हांका किया था। 2 मानव रस्सियां इस सादी विधि से तैयार की गई, जिसमें आगे खड़े व्यक्ति का कमरबंद अथवा उसके कपड़ों का कोई भाग उसके पीछे खड़े होने वाले व्यक्ति ने कसकर पकड़ा था। जब यह समझ लिया गया कि रस्सियां काफी लंबी और मजबूत हैं, तब वे उन पेड़ों के साथ संबद्ध हो गए और प्रत्येक ओर के लोगों ने उन वाहकों के पैर पकड़ लिए और उन्हें पैर टिकाने की जगह दे दी। इस तरह यह जुलूस पहाड़ पर चढ़ने लगा, जो सारी दुनिया को चींटियों की फौज की तरह दिखाई देने लगा, जो किसी दीवार पर से किसी भंग को खींच कर ले जा रही है। प्रधान सेना के पीछे दूसरी एक और छोटी सेना थी, जो तहसीलदार को ऊपर लिए जा रही थी। यदि ये रस्सियां 1000 फुट ऊंची इस चट्टान की किसी अवस्था में टूट जाती, तो हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा होती, परंतु रस्सियां टूटी नहीं। लोग पहाड़ी के शिखर पर जा पहुंचे और अपने विजय प्रयाण गीत गाते पूरब की ओर चल पड़े। जिम कॉर्बेट जी और तहसीलदार पश्चिम की तरफ मुड़े और चंपावत के लिए चल पड़े। उनका रास्ता पर्वत की धार के साथ साथ जाता था, और एक बार फिर जिम कॉर्बेट जी कृष्ण कंटक की झाड़ियों में पहुंच गए, जिसके कांटों ने उस लड़की के काले केश गुच्छों को उलझा लिया था, और अंतिम बार उन्होंने नीचे के उस प्रेक्षागृह एम्फीटर की तरफ देखा, जो उनके विगत कार्य की स्थली रहा था। पहाड़ी से नीचे उतरते मार्ग में हांका करने वालों को उस अभागी लड़की का सिर मिला, और खड्ड के मुंह से शांत वायु में उठकर सीधे मिलते हुए धुएं के पतले स्तंभ ने वह स्थान दिखा दिया, जहां उसके संबंधी चंपावत नरभक्षी का अंतिम शिकार बनी उस लड़की का अंतिम संस्कार कर रहे थे, ठीक उसी जगह पर जहां उस नरभक्षी को मारा गया था। रात्रि में भोजन के बाद जिम कॉर्बेट जी तहसीलदार के प्रांगण में खड़े हुए और देखा, चीड़ की मशालें लिए एक लंबा जुलूस सामने वाली पहाड़ी के पार्श्व से चक्करदार रास्ते से होता हुआ उससे नीचे आ रहा है, और तभी लोगों के एक समूह द्वारा गाया जा रहा पहाड़ी गीत रात की शांत हवा में उभर कर ऊपर आया। इसके 1 घंटे बाद बाघिन को लाकर उनके चरणों में डाल दिया गया। लोगों की इतनी अधिक भीड़ जो उसे घेरे हुए थी, जानवर की खाल उतरवाना मुश्किल था। इसलिए काम को कम करने के लिए जिम कॉर्बेट जी ने उसके धड़ से सिर और पंजे कटवा दिए, पर उसकी खाल को जुड़ा रहने दिया ताकि उन पर बाद में कार्य किया जा सके। लाश पर एक पुलिस रक्षक तैनात कर दिया गया, और अगले दिन जब आसपास के देहात के सब लोग वहां इकट्ठा हुए, तो बाघिन का धड़, टांगे और पूंछ भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बोटवा दिया गया। हड्डी और मांस के उन टुकड़ों की जरूरत उन ताबीजों में पड़ती है जो पहाड़ी बच्चों के गले में पहनाए जाते हैं, और अन्य शक्तिशाली जादुई वस्तुओं के साथ, जिनमें बाघिन को मिला देने पर माना जाता है कि उनसे पहनने वालों को जंगली जानवरों के आक्रमण से सुरक्षा मिलने के साथ साथ साहस भी मिलता है। उस लड़की की उंगलियां, जिन्हें बाघिन ने पूरी तरह से निगल लिया था,
स्पिरिट में रखकर तहसीलदार ने जिम कॉर्बेट जी को भिजवा दी, जिन्हें उन्होंने नंदा देवी मंदिर के पास नैनीताल झील में गड़वा दिया। जब जिम कॉर्बेट जी बागिन की खाल निकलवा रहे थे, तो तहसीलदार और उसके कर्मचारी आसपास के गांवों के प्रधानों और बूढ़ों तथा चंपावत बाजार के व्यापारियों की सहायता से अगले दिन एक बड़ी दावत और नाच कराने का कार्यक्रम तैयार करने में लगे हुए थे, जिसकी अध्यक्षता उन्हें ही करनी थी। आधी रात को लगभग जब लोगों के उस बड़े मजमे का अंतिम जमघट इस बात पर खुशी का चीत्कार करता चला गया कि वे उन सड़कों और ग्राम पथों को फिर से उपयोग में ला सकेंगे, जिन्हें नरभक्षी ने पिछले 4 वर्षों से बंद करके रखा था, तब जिम कॉर्बेट जी ने तहसीलदार के साथ बैठकर अंतिम धूम्रपान किया और उसे ये कहते हुए कि अब वे यहां और अधिक नहीं ठहर सकते और उत्सव की अध्यक्षता अब उनकी जगह तहसीलदार को ही करनी पड़ेगी। वे और उनके आदमी अपनी 75 मील की यात्रा पर निकल पड़े, जिसको पूरा करने के लिए उनके पास केवल 2 दिन ही बचे थे। सूर्योदय होने के साथ ही जिम कॉर्बेट जी अपने आदमियों को पीछे छोड़कर और बागिन की खाल अपने घोड़े की जीन में बांधकर उनसे पहले चल पड़े, ताकि देवीधुरा में खाल साफ कराने के लिए कुछ घंटे का समय दे सकें। वहीं जाकर उनकी अपनी रात बिताने की इच्छा भी थी। पाती गांव में उस चौपड़ी के पास से होकर गुजरते समय उनके मन में विचार आया कि उस गूंगी स्त्री को जानकर शायद कुछ संतोष मिलेगा कि उसकी बहन के मारे जाने का बदला लिया जा चुका है। उन्होंने अपने घोड़े को वहीं चरने के लिए छोड़ दिया। ये घोड़ा हिमरेखा के पास पाला पोसा गया था और बांज वृक्ष से लगाकर बिच्छू बूटी तक कुछ भी खा सकता था। पहाड़ी चढ़कर पत्थर के सहारे सिर रखकर जिम कॉर्बेट जी झोपड़ी में पहुंचे और वहां जाकर उसके दरवाजे के पास खाल को फैला दिया। घर के बच्चे गोल गोल आंखें किए ये सब देख रहे थे और उनके साथ बातें करते देख उनकी मां, जो अंदर खाना पका रही थी, दरवाजे पर आ गई। झटका और प्रतिझटका देने के बारे में कोई सिद्धांत बघारने के फेर में जिम कॉर्बेट जी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे इनके बारे में कुछ नहीं जानते। वे इतना ही जानते थे कि यह सत्री, जिसे 12 महीने से गूंगी बताया जा रहा था और जिसने 4 दिन पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया था, अब झोंपड़ी के पीछे की तरफ और आगे की तरफ सड़क पर भाग भाग कर अपने पति और गांव के लोगों को जल्दी जल्दी आकर ये देखने के लिए बुला रही थी कि देखो साहब क्या लेकर आए हैं। एकाएक वाणी के लौट आने पर बच्चे अचरज में पड़ गए और अपनी मां के चेहरे से अपनी आंखें हटा नहीं सके। जिम कॉर्बेट जी ने थोड़ा आराम गांव में किया, जिसके दौरान चाय की प्लेट उनके लिए तैयार हो रही थी और उन्होंने लोगों को बताया कि नरभक्षी किस तरह से मारा गया था। 1 घंटे बाद उन्होंने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। मार्ग में आधा मील तक उन्हें पाती वालों की सद्भावनाओं का शोर सुनाई देता रहा। अगली सुबह उनकी एक तेंदुए के साथ बड़ी उत्तेजनापूर्ण मुठभेड़ हो गई, जिसे वे इसलिए नहीं बता सकते कि इसके कारण देवीधुरा से यात्रा आरंभ करने में उन्हें विलंब हुआ और इससे उनके घोड़े पर थोड़ार और लद गया। सौभाग्य से उस छोटे टट्टू की टांगे मजबूत थीं और वह अंदर से भी इतना ही तगड़ा था। चढ़ाई पर उसकी पूंछ उठाकर समतल भूमि पर उसकी सवारी करते हुए और ढलान पर उसके पीछे भागते हुए उन्होंने नैनीताल तक की 45 मील की दूरी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच पूरी कर ली। कई महीने बाद सर जॉन हीवट, लेफ्टिनेंट गवर्नर संयुक्त प्रांत, ने नैनीताल में दरबार लगाकर चंपावत के तहसीलदार को भेंट में एक बंदूक और उस आदमी को जो जिम कॉर्बेट जी के साथ उस समय गया था जब वे लड़की की खोज में लगे थे, एक शिकारी चाकू उस सहायता के लिए दिया जो उन्होंने की थी। दोनों हथियारों पर उपयुक्त ढंग से उत्कीर्णन किया गया था और ये संबंधित परिवारों के उत्तराधिकारियों को आगे प्राप्त होते चले जाने वाले थे। दोस्तों, चंपावत अमखोर बागिन की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये खतरनाक और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं
और हाई पॉइंट जरूर दिया करे, क्योंकि अगली बार हम मिलने वाले हैं एक और ज्यादा खतरनाक और रोमांचक कहानी के साथ, जहां खतरा और भी बड़ा होगा और रहस्य उससे भी गहरा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना और शुभ रात्रि।